अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप खैरियत से हैं। वैसे होता तो ये रेयर केसेस में है, लेकिन फिर भी अगर आप मेरा ये यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं, मुझसे वर्चुअली आपकी पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मैं आपको बताता चलूँ, मेरा नाम ग़ुलाम मुर्तज़ा दहर है। CSS और PMS एस्पिरेंट्स को मैं ऑनलाइन कोर्सेज़ पढ़ाता हूँ चंद, और आप ये वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज का वीडियो स्पेशली CSS 2022 की स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में है, जो अनाउंसमेंट FPSC ने की है। हो सकता है जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, एक सेपरेट वीडियो भी मैंने प्रोड्यूस की हो, जो मैंने प्लान की हुई है इस वक्त, ये जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जिसमें आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि किस तरह आप स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए सेल्फ प्रिपरेशन करें। किसी एकेडमी, किसी ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए स्पेशली, ये आप खुद भी कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं ऑनलाइन कोर्सेज पढ़ाता हूँ और कई बैचेस इस साल 2021 में भी मैंने पढ़ाई, तो स्टूडेंट्स के मैसेजेस कॉन्स्टेंटली आ रहे थे कि सर स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस हो गई है, हमें तो डर लग रहा है कि ये क्या बला है, क्या होना है। और जब तक ये फाइनली कैबिनेट से स्क्रीनिंग टेस्ट अप्रूव नहीं हुआ था, ये रिफॉर्म, तब तक बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे थे। और जब आप टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं तो अल्लाह के करम से पाकिस्तान के हर एक इदारे में आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टूडेंट रहता है, वो आपको कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे होते हैं। इसी तरह मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, लेकिन मैंने तब तक कोई वीडियो नहीं बनाया जब तक FPSC ने फाइनली अनाउंस नहीं कर दिया और नोटिफिकेशन ना आया FPSC का। तो जी 4 नवंबर पे FPSC की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया, जिसमें ये कहा गया कि CSS 2022 में जो भी कैंडिडेट अपीयर होना चाहते हैं रिटन एग्ज़ाम में, उनको एक स्क्रीनिंग टेस्ट के मरहले से गुजरना पड़ेगा, और ये स्क्रीनिंग टेस्ट FPSC के मुताबिक फ्यूचर में हर बार होगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो आप समझ लें। ये स्क्रीनिंग टेस्ट को जी ऑफिशियली नाम दिया गया है MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट, या शॉर्ट फॉर्म में MPT। अच्छा, मेरी नज़र में ये एक अच्छा डिसीजन है। क्यों अच्छा डिसीजन है जी? रीज़न नंबर 1, कैंडिडेट्स को फिल्टर कर लिया जाएगा। अगर आप पिछले चंद सालों का डेटा उठा के देखें 2019 ऑनवर्ड, तो आप देखेंगे कि 30,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स जो हैं वो CSS का फॉर्म फिल करते थे, और आधे से ज़्यादा एग्ज़ाम में जाके अपीयर होते थे। जब इतने ज़्यादा नॉन सीरियस एस्पिरेंट आप एक इदारे के ऊपर बर्डन क्रिएट करेंगे, तो एक प्रोसेस जो कम वक्त में हो सकता था वो एक्सटेंड हो जाता है। आपके लिए इतने ज़्यादा सेंटर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, टेस्टिंग सेंटर्स, और फिर पता चलता है कि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर ही नहीं हो रहे, और जो अपीयर हो रहे हैं उसमें भी बड़ी तादाद उन कैंडिडेट्स की है जो शायद अब्बा की प्रेशर की वजह से CSS देना चाहते हैं, या मुआशरे में सब जब CSS दे रहे हैं तो सुन के चलें सोचा कि एग्ज़ाम दे दिया जाता है। तो इस तरह के नॉन सीरियस कैंडिडेट्स की जब ज़्यादा बड़ी आबादी हो एग्जामिनर के पास, आपके पेपर्स जो अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनके पेपर्स भी फिर दब से जाते हैं कहीं पे। सो मेरी नज़र में अच्छा डिसीजन है। और दूसरी बात कि आपका जो मैनेजमेंट है FPSC के लिए, ये पूरा जो 20 मंथ का था वो उनके मुताबिक ये 12 मंथ का हो जाएगा। 8 मंथ आपके वो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कम हो जाएगा। तीसरा रीज़न जी, MCQs आप जब प्रिपेयर करेंगे, ये आपके रिटन एग्ज़ाम में भी आपका फ़ायदा होगा। इसमें रिटन एग्ज़ाम में भी आपका फ़ायदा होगा। मसलन अगर आपने इस्लामियात के MCQs, आपने जनरल साइंस, आपने करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इनके MCQs जब आपने याद कर लिए हैं, जब आप आंसर लिख रहे होंगे, तो ये टोकन क्वेश्चंस जो होते हैं, किसी का नाम, कोई डेट, ये आपके आंसर्स में आप वहाँ पे लिखते हुए हाईलाइट कर देंगे इन चीज़ों को, तो आपके रिटन आंसर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। तो एक फ़ायदा आपका ये भी है, भले आपकी वो कॉग्निटिव थिंकिंग इससे जो है इम्प्रूव ना आ रही हो रट्टे लगाने से, लेकिन एक बड़ा पोर्शन MCQs का आपको रिटन पोर्शन में भी हेल्प करेगा। और उसके अलावा CSS के अलावा आपके जो दीगर एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी अगर आप MCQs की तैयारी बरकरार रखें CSS की तैयारी के साथ साथ, तो स्क्रीनिंग टेस्ट की
तैयारी की वजह से आपकी तैयारी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी हो जाती है, वन पेपर एग्ज़ाम्स के लिए। तो एक अच्छा डिसीजन है मेरी नज़र में। अच्छा, डेट्स जी क्या मेंशन की गई हैं? सबसे पहले 20 फेब को स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसी दिन एफपीएससी की भी अपलोड कर देगा। दूसरा, 7 मार्च को ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। 20 फेब को आपका टेस्ट होगा स्क्रीनिंग का और 7 मार्च को ऑफिशियल रिजल्ट। तब उससे पहले आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप पास हैं या फेल हैं, क्योंकि कार्बन कॉपी आपके पास होगी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट डेट है वो ये है कि 25 मार्च को लास्ट डेट होगी फॉर्म सबमिशन की उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने स्क्रीनिंग पास कर ली, और 15 मई से रिटन एग्ज़ाम होगा। यानी वो एग्ज़ाम जो रिटन एग्ज़ाम फेब में हो रहा था वो मई पे चला गया। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो पहले से ही अपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स उन्होंने तैयार कर लिए हैं, उनकी तो ऑलरेडी 33% तो वो आसानी से स्क्रीनिंग में स्कोर कर लेंगे, उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो ये एक अच्छी साइन है, आपको इम्प्रूव करने के लिए स्पेस मिल जाएगी। लेकिन ये डेट्स जी मेरे मुताबिक फ्यूचर में चेंज होंगी, क्योंकि इस बार रिफॉर्म आने थे, चीज़ें अप्रूव होनी थी। तो आपने ये नहीं समझ लेना कि हर साल आपके एग्ज़ाम मई में होंगे। हो सकता है अगले साल फेब में ही आपके एग्ज़ाम हो और स्क्रीनिंग टेस्ट 2023 वालों के लिए जल्दी रखी जाए। तो ये आपने रिलैक्स नहीं हो जाना, आपने अपनी तैयारी उसी पेस से करनी है। अच्छा, कुछ चीज़ें आपने यहाँ पे कंसीडर कर लेनी है। सबसे पहला, स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर कोई कैंडिडेट अपीयर होता है या फेल होता है तो वो उसका CSS का अटैम्प्ट काउंट नहीं होता, ये इन्होंने बता दिया है अपनी अनाउंसमेंट में। दूसरी बात, 33% आपने स्कोर करना है स्क्रीनिंग टेस्ट को। अगर आप पास करना चाहते हैं, एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, तो 33% मिनिमम आपने स्कोर करना है। सो 33%, 200 आपके MCQs होंगे, उसमें से 33%, इसका मतलब है कि आपने 66 MCQ सही करने हैं और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी कोई MCQ गलत करने पे। तो मुझे ये भी लगता है कि ये क्योंकि पहली बार स्क्रीनिंग टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है, आगे आने वाले वक्त में इसको और ज़्यादा टफ किया जाएगा। 33 से बढ़ा के 40 या 50% पे ले आएंगे, अगर 33 भी फिल्टर करने के लिए इनफ नहीं होता फ्यूचर में, अगर उनको ये लगता है। उसके अलावा जी, स्क्रीनिंग टेस्ट का आपका जो स्कोर है वो उसी साल के लिए वैलिड होगा। यानी अगर आप CSS 2022 के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो वो आपका स्कोर स्क्रीनिंग का आपने जो पास कर लिया वो 2022 के लिए ही वैलिड है। ऐसा ना है आप समझें कि आज हमने स्क्रीनिंग पास कर ली है, अपीयर हम 1 साल के बाद होंगे, तो ऐसा कोई सीन नहीं है यहाँ पे। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो वही है जो पहले था। आपने बैचलर्स किया हो 2nd डिवीज़न में, और साथ ही साथ 31 दिसंबर तक आपकी एज जो है वो 30 से कम हो, 21 और 30 के बीच हो। तो ये कंडीशन जो है वो सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ इसको रिमूव कर लेते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? मार्क्स 200 हैं। इन 200 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले 20 मार्क्स इस्लामिक स्टडीज़ के, मुस्लिम जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग। और उसके अलावा जी 20 मार्क्स उर्दू के। उर्दू में इन्होंने कहा है कि उर्दू ग्रामर और ट्रांसलेशन। यहाँ पे जी मेरा ये ओपिनियन है, ये उर्दू को यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट का हिस्सा बनाना, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं जो बलूचिस्तान से हैं, सिंध से हैं, जो सिंधी मीडियम पढ़ते हैं, उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आपकी वो कैब उस तरह से नहीं है, आपकी ट्रांसलेशन में आपको एज नहीं मिलेगा। लेकिन क्या करें, रूल है, फॉलो करना पड़ेगा कि ये भी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट का हिस्सा है ये सब्जेक्ट। सो ये जो है मुझे लगता है कि जो नॉन उर्दू स्पीकिंग आबादी है पाकिस्तान की, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन हो सकता है ये।
और नाइंसाफ़ी है, ये ना होना चाहिए था। बहरहाल बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी मुल्क में जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं है। तीसरा जो पोर्शन है 50 मार्क्स का, ये है जी इंग्लिश का पोर्शन। इंग्लिश में आपको वोकैब तैयार करनी है, आपको ग्रामर के ऊपर काम करना है और कंप्रीहेंशन के ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है। पैसेज दिया जाएगा छोटा सा, उसको रीड करके 1-2 क्वेश्चन उसमें से होंगे। ग्रामर का यूजेज, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आने चाहिए, आपको क्लॉजेस का पता हो, वोकैब आप जीआरई की वोकैब तैयार कर लें। और उसके अलावा पास पेपर्स को भी आप देख लें, सीएसएस के जो कंपोजिशन के पेपर के जो पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं वोकैब के, वो देख लें, सिनोनिम एंटोनिम। अच्छा, 50 मार्क्स आपके अंग्रेज़ी के हो गए। उसके अलावा जी 60 मार्क्स जो हैं यहाँ पे जर्नल एबिलिटी है। जर्नल एबिलिटी जो आपको सीएसएस के कंपलसरी पेपर में आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पोर्शन है 40 मार्क्स का, वो जिन बच्चों ने तैयार कर लिया है उनके लिए बड़ी आसानी है। जनरल एबिलिटी में आपको एक तो बेसिक अर्थमेटिक का पोर्शन आ जाता है, अलजेब्रा का पोर्शन आ जाता है और इसमें ज्योमेट्री आ जाती है, और साथ ही साथ आपको एनालिटिकल एबिलिटीज़ या लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये एक एरिया आ जाता है। उसी के साथ साथ मेंटल एबिलिटी आपकी, या मेंटल एबिलिटीज़ जिसमें आपको मुख्तलिफ बॉक्सेस या पिक्चर्स दिखाई जाती हैं और उसमें आपने पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने होते हैं। मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है जनरल जो साइंस में, जनरल एबिलिटी के पोर्शन में ये जो आपको एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो प्रोसेस को फॉलो किए बगैर समझ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। कुछ कैंडिडेट्स को चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। तो ये पोर्शन वो है जिन्होंने जनरल एबिलिटी तैयार कर ली है तो वो उनके लिए आसानी होगी। यहाँ पे जी मैं ये एक बात अनाउंस कर दूँ, दिसंबर में इंशाल्लाह, दिसंबर में जर्नल एबिलिटी के लिए, ये मैं स्क्रीनिंग की बात नहीं कर रहा, स्क्रीनिंग की तैयारी आप खुद कर सकते हैं। जर्नल एबिलिटी के लिए इंशाल्लाह जो सीएसएस का कंपलसरी पेपर है जर्नल एबिलिटी का पोर्शन, उसके लिए अलग से एक मैं सेशन ऑर्गेनाइज करूँगा, ऑनलाइन सेशन, जिसमें हम इस जनरल एबिलिटी के जो एक बहुत बड़ा फियर होता है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए। मैं ऑफलाइन क्लासेस बहुत पढ़ाता रहा हूँ जनरल एबिलिटी की। करंट अफेयर्स तो मैंने बाद में पढ़ाना शुरू कर दिया था, ये शायद बहुत से लोग नहीं जानते। तो जनरल एबिलिटी के लिए एक अलग सेशन किया जाएगा जिसमें हम इस बहुत मुश्किल चीज़ को बहुत ही आसान आपके लिए बना देंगे। अच्छा, उसके अलावा जी यहाँ पे 50 जो मार्क्स हैं वो हैं जनरल नॉलेज के, जीके के। अब जीके में यहाँ पे आपके पास एवरीडे साइंस आ जाता है, करंट अफेयर्स आ जाता है, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है। पाकिस्तान अफेयर्स में आप प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन के एमसीक्यूज़ तैयार कर लें। पाकिस्तान स्टडीज़ के जो भी आपको इंटरनेट पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे पाकिस्तान स्टडीज़ के पोर्शन में जो एमसीक्यूज़ मिलते हैं वो तैयार कर लें। करंट अफेयर्स में आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स में आजकल जैसे पाक एमसीक्यूज़ है, वैसे उन्होंने ये स्पॉन्सर नहीं किया वीडियो, पाक एमसीक्यूज़ पे आपको करंट अफेयर्स के जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें आपको मंथ वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, तो उनको एक बार देख लें, एक पूरे साल के एमसीक्यूज़। साथ ही साथ यहाँ पे जी इन्होंने जनरल नॉलेज में एवरीडे साइंस लिखा है। सीएसएस में आपका जो सब्जेक्ट है साइंस का, दैट इज़ जनरल साइंस। तो जनरल साइंस और एवरीडे साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एवरीडे साइंस में आपने फिर जनरल साइंस जो आपके सीएसएस के पोर्शंस उसमें आ जाते हैं, फिज़िकल साइंसेस, आपका अर्थ आ जाता है, बायोलॉजिकल साइंसेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें, फूड साइंस वगैरह आ जाता है। तो उसके साथ साथ आप इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ भी इंटरनेट से देख लीजिएगा। तो एवरीडे साइंस में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। गिवन दैट, इसके अलावा जी मैं अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं रिसेंटली जैसे मैंने अपलोड किया है, तो मेरी ये कोशिश है ये वीडियो कंक्लूड करने के बाद एक डिटेल्ड वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं बनाऊंगा, जिसमें इसमें से हर एक पोर्शन की आप किस तरह से सेल्फ स्टडी करें। आपने तैयारी खुद से करनी है। आपने देखा होगा जब ये अनाउंसमेंट आई है कि स्क्रीनिंग होनी है तो बहुत सी अकेडमीज़ के पोस्टर्स और बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ गई होंगी, लेकिन जो कैंडिडेट स्क्रीनिंग की तैयारी खुद से नहीं कर सकता तो फिर
उसके लिए मैं क्या बोलूँ कि आप रिटन कैसे तैयार करेंगे। स्क्रीनिंग कोई इतनी बड़ी बला नहीं है, इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खुद से तैयार करना है, डेली 1 घंटा देना है। बाकी क्योंकि CSS का बाकी सिलेबस सेम है, सो ऐसा भी नहीं है कि अगर जो 3-4 मंथ आपके पास बचते हैं वो आप सिर्फ MCQs ही पढ़ते रहें, ऐसा नहीं है। सिलेबस सेम है, 1-2 घंटे दें, बाकी आप अपनी जो आपने प्लान बनाया है उसी तरह से तैयारी करें। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है तो उसको ब्लेसिंग की तरह यूटिलाइज़ करें। सो इसी नोट पे इस पूरी डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अगर मैंने स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो प्रोड्यूस कर दिया है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के सेक्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो आप सबके लिए नेक ख्वाहिश है, आप सबके लिए मैं दुआ करूँगा कि जो भी मेरे इस मीडियम के ज़रिए मुझसे कनेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स, और जो नहीं भी हो पाते, अल्लाह आप सबको आपकी मेहनत का अजर दे और आप इसी तरह मेहनत करते रहें। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।